कि जो भी हमारे पास अगर जो भी हमारी फीमेल है, अगर फीमेल के ऊपर किसी भी तरह की ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस हो गई है कि जो उसकी लाइफ है वो थ्रेट में, अगर उसकी लाइफ, अगर हम उसका जो उसके अंदर फीटस या एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, अगर हम उसको वहाँ से एक्सपेल आउट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से अगर फीमेल की जो हेल्थ है उस पर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट पड़ेंगे, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए जिस अबॉर्शन का हम सहारा लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंड्यूस अबॉर्शन और द थेरापेटिक अबॉर्शन। ठीक है, इंडिकेशन क्या क्या है, किस किस कंडीशन में हम जो इंड्यूस अबॉर्शन है उसको कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले, कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी में थ्रेटन द लाइफ ऑफ द वोमेन और सीरियसली इम्पेयर्ड हर हेल्थ, कि कोई भी उसके अंदर कोई भी ऐसी पैथोलॉजी प्रोड्यूस हो गई है जिसकी वजह से अगर हम उसकी जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू करते हैं तो उसकी वजह से या तो फीमेल की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा या फिर डायरेक्टली जो उसकी के वो अंदर लाइफ सर्विंग जो कंडीशंस है वो डिफेक्ट करेंगे। ठीक है, कि उसके अंदर किसी भी तरह की पैथोलॉजी जिसकी वजह से वो डायरेक्टली अगर उसकी को डेवलप करती है तो उसकी वजह से डायरेक्टली अगर वो फीमेल की हेल्थ पे इफेक्ट करता है तो उस कंडीशन में हमें इंड्यूस अबॉर्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकंड, परसिस्टेंट हार्ट डिजीज आफ्टर द कार्डियक, कि अगर कोई भी जो उसके अंदर फीटस डेवलप हो रहा है अगर उसके अंदर किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी है तो उसको हटाने के लिए हमें इंड्यूस अबॉर्शन का हेल्प लेना है। इसके अलावा एडवांस हाइपर सेंसिटिव वस्कुलर डिजीज, कि जो भी फीमेल है, अगर फीमेल हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है, और उसको हाइपरटेंशन जैसी डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में भी हम उसकी प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू ना करते हुए हमें इंड्यूस अबॉर्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। इसके अलावा इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, कि पेशेंट हमारे पास आया फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर में, जब भी उसको प्रॉब्लम प्रोड्यूस हुई, वो आया, हमने उसको अल्ट्रासाउंड वगैरह करके उसको एग्जामिन किया, और एग्जामिन करने के बाद हमने देखा कि उसको या तो सर्विक्स रीजन में या फिर जो भी उसका यूट्राइन कैविटी है या जो उसका गैस्ट्रेशनल जो कैविटी है जहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, जो भी पार्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व है उसमें किसी भी तरह की कार्सिनोमा कंडीशन या फाइब्रोइड जैसी कंडीशन अगर उसमें प्रोड्यूस हो गई है तो उस कंडीशन में भी हमें इंड्यूस अबॉर्शन का हेल्प लेनी पड़ती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी रिजल्ट फ्रॉम द रेप और द इंसीस्ट, कि कोई भी ऐसी कंडीशन है जो अगर रेप वगैरह की वजह से अगर फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी प्रोड्यूस हो गई है तो उस कंडीशन को भी हम अवॉइड करने के लिए इंड्यूस अबॉर्शन की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा continuation of pregnancy is likely to result in the birth of a child with severe physical deformities or the mental retardation, कि हमने जो हमारे पास फीटस फीमेल आई, हमने उसका अल्ट्रासाउंड गया, उसको एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद हमें पता चला कि उसमें या तो किसी भी तरह की कोई ऐसी जेनेटिकल डिफॉर्मिटी है या फिर कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से हमें लगा कि जब भी इस फीटस का जब बर्थ होगा, जब भी ये बाहर सर्वाइव करने के लिए इसके लेबर में जाएंगे तो उस कंडीशन के बाद जो भी फीटस है उसके अंदर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, क्यों या तो उसको किसी भी तरह की जेनेटिकल डिफॉर्मिटी है, मेंटल डिफॉर्मिटीज़ या फिजिकल डिफॉर्मिटी है, तो उस कंडीशन को भी अवॉइड करने के लिए हम इंड्यूस अबॉर्शन की हेल्प ले सकते हैं। तो इंड्यूस अबॉर्शन बेसिकली है क्या, इलेक्टिव या वॉलेंट्री अबॉर्शन, कि पेशेंट जनरली आपके पास आया, पेशेंट ने आने के बाद अपनी एक कंडीशन बताई कि या तो फीमेल की कंडीशंस ऐसी हैं, फैमिली की कंडीशन ऐसी हैं कि जो उसके अंदर जो बर्थ है वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती उस डिलीवरी में, तो उस कंडीशन में अगर वो आके अपने अबॉर्शन के लिए अगर सजेशन देती है, दैट इज़ नोन एज द वॉलेंट्री अबॉर्शन। इट इज़ द इंटरप्शन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर वेलिबिलिटी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वोमेन बट नॉट फॉर रीजन फॉर द इम्पेयर्ड मेंटल हेल्थ और द फीटल डिजीज, कि कोई भी ऐसी कंडीशन कि जिसके अंदर ना तो मैटरनल हेल्थ का ही कोई इशू है, जैसे अभी हमने बात करी कि इंड्यूस अबॉर्शन हमें बेसिकली कब करना है, या तो जो फीटस है वो किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी से प्रोड्यूस हो या फिर अगर जो फीमेल के अंदर जो फीटस है उस फीमेल की कंडीशन ऐसी हो कि वो उस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेसिफाई कंडीशंस हैं, जैसे कि ना तो फीमेल की मैटरनल हेल्थ पे कोई इफेक्ट था, ना ही फीटस डिजीज़ था, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई फीमेल आके अगर अपनी प्रेगनेंसी को जो उसमें हुआ है अगर उसको कंटिन्यू करने से मना करती है, दैट इज़ नोन एज द वॉलेंट्री अबॉर्शन। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले काउंसलिंग बिफोर द इलेक्टिव अबॉर्शन, की कभी भी अगर हमें वॉलेंट्री अबॉर्शन या इलेक्टिव अबॉर्शन करना है तो उससे पहले पेशेंट को प्रॉपर एडवाइस करना है और उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करके हमें उसके बेसिकली कोज जानने की कोशिश करनी है कि जो हम उसका अबॉर्शन करने वाले हो बेसिकली किस वजह से, अगर लगे कि उसका कोई ऐसा जेन्युइन कोज है कि जिसकी वजह से वो करवा रही है, जैसे
बात करते हैं कोई फीमेल होती है जिसके फैमिली में पहले से 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, जो फैमिली है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, घर में कोई अलग तरह के इशू है जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं या लगातार, तो उस कंडीशंस को अवॉइड के लिए हम इंड्यूस अबॉर्शन कर सकते हैं। और अगर हमें लगे कि अगर फीमेल अगर वैसे ही अपने वॉलेंट्री अबॉर्शन को प्रोड्यूस करना चाहती है तो उस कंडीशन में हम उसको काउंसिल करके उसकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करवा सकते हैं। तो इसमें काउंसलिंग क्या करनी है, कंटिन्यू प्रेगनेंसी विद इट्स रिस्क एंड द पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर कोई भी पेशेंट ऐसे वॉलंटियर अबॉर्शन के लिए आता है तो सबसे पहले हमें उसके रिस्क बताने हैं कि अगर हम अबॉर्शन को करते हैं तो ये इस तरह के रिस्क प्रोवाइड हो सकते हैं, और अगर हम इसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं तो इस तरह की आपको पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा कंटिन्यूड प्रेगनेंसी विद इट्स रिस्क एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंज ऑफ द अडॉप्टेशन, कि अगर वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद अगर वो नहीं रखना चाहते तो उसके लिए उसके अडॉप्टेशन की जो प्रोसेस है वो उसको एक्सप्लेन करनी है। द चॉइस ऑफ अबॉर्शन विद इट्स रिस्क, कि जो भी फीमेल आई है हमें उसको बता देना है पहले से कि जो भी वो अबॉर्शन करवा रहे हैं इसके ये कॉम्प्लिकेशन है, और इसके अलावा जो भी उसके रिस्क होंगे उसके रिस्पॉन्सिबल जो फीमेल या उसके साथ जो भी कोई आया है वो खुद होंगे। उसके बाद अबॉर्शन जैसा भी हमने बताया कि 2 तरह का अबॉर्शन होता है, या तो किसी भी तरह के मेडिसिन से या फिर किसी भी तरह का जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उससे इंड्यूस अबॉर्शन को प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले मेडिकल इंडक्शन ऑफ द अबॉर्शन, कि कोई भी हमारे पास पेशेंट आया उसकी कंडीशन ऐसी है कि हम जो उसका अबॉर्शन है वो मेडिसिन से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस में कर सकते हैं, दी आउट पेशेंट मेडिकल अबॉर्शन इज द एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव टू द सर्जिकल अबॉर्शन इन द वुमेन विद द प्रेगनेंसी लेस देन द 49 डेज ऑफ द गेस्टेशन, कि अगर कोई हमारे पास फीमेल आई है और अगर उसकी जो गेस्टेशन एज है वो 49 डेज से कम है, ठीक, अगर जो उसकी प्रेगनेंसी कंडक्ट हुआ है वो प्रेगनेंसी कंडक्ट हुआ भी जो उसकी गेस्टेशन एज है वो 49 डेज से अगर कम है तो उस कंडीशन में हम उसकी मेडिकल से देख के उसको जो भी वहाँ फीटस डेवलप हुआ है उसको वहाँ से एक्सपेक्ट आउट कर सकते हैं। द 3 मेडिकेशन आर यूज्ड फॉर द अर्ली मेडिकल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन बेसिकली हमने क्या होता है कि 49 डेज से अगर उसकी गेस्टेशन एज कम है तो हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आया लेकिन जो उसकी गेस्टेशन एज है वो उससे ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन अगर हम मेडिसिनल इंटरेक्शन की बात करें तो मेडिकल जो अबॉर्शन होता है वो बेसिकली हम लगभग 3 मंथ तक, जब तक जो फीटस है वो पूरा डेवलप नहीं होता, उस कंडीशन तक हम उसको जो अबॉर्शन है मेडिसिन देके उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास पेशेंट है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो अर्ली अबॉर्शन एंड द लेट अबॉर्शन। अर्ली अबॉर्शन में हमें बेसिकली क्या करना है, 3 मेडिकेशन फॉर यूज इन द अर्ली मेडिकल अबॉर्शन। अगर कोई भी अर्ली कंडीशन में अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके अबॉर्शन के लिए बेसिकली हमें 3 मेडिसिन को यूज़ करनी है। सबसे पहले एंटी प्रोजेस्टेरिन टैबलेट्स, फॉर एग्जांपल मिफप्रिस्टोन, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन के बेसिकली जो प्रोजेस्टेरोन सॉल्ट है, प्रोजेस्टेरोन को वहाँ को एक्सेसिव इंट्रोड्यूस करके वहाँ से जो भी फीटस डेवलप हुआ है उसको वहाँ से एक्सपेक्ट आउट करना। इसके अलावा एंटी मेटाबोलाइट टैबलेट्स, फॉर एग्जांपल मिथोट्रेक्सेट, और लास्ट प्रोगेस्टिन टैबलेट, फॉर एग्जांपल मीजोप्रेस्टोल, ठीक है। या तो एंटी प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स देनी है, एंटी मेटाबॉलिक टैबलेट्स देनी है, या फिर एंटी प्रोगेस्टिन टैबलेट्स उसको यूज़ करके वहाँ के जो बेसिकली जो हॉर्मोन्स जो उसकी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं उस हार्मोन के बैलेंस को डिफेक्ट करके जो भी वहाँ पे फीटस डेवलप हुआ है उसको वहाँ से एक्सपेक्ट आउट करते हैं। इसके अलावा द ऑक्सीटोसिन, इट इज सक्सेसफुल induction of the second trimester of abortion is possible with the high dose of oxytocin administration in the small amount of IV fluid। कि अगर पेशेंट हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है तो उसके लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या करना है कि जो ये हमारी 3 मेडिसिन है हमें इसको देख के और उसकी इंड्यूस अबॉर्शन है उसको हमें कंडक्ट कर दें, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी वजह से जो प्रेगनेंसी है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ऊपर जा चुकी है कि 3 मंथ तक थे जब तक फीमेल अपने घर में थी, ठीक है, उसको किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, ना किसी भी तरह की कंडीशन प्रोड्यूस हुई और उसने उस चीज़ को सर्वाइव रखा। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो अगर वो हमारे पास आती है तो उस कंडीशन में अगर हमें उसका मेडिसिनल अबॉर्शन करना है तो उसके लिए हम सबसे इंपॉर्टेंटली क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की हाई डोज अमाउंट या तो हम उसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर छोटी छोटी बहुत सारी अमाउंट उसको IV फ्लूइड के साथ इंट्रोड्यूस करके बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा के जो भी हमारे पास फीटस डेवलप हुआ है उसको वहाँ से एक्सपेक्ट आउट कर सकते हैं। इट इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव ऑफ प्रोगेस्टेरिन E2 फॉर द मिड ट्राइमेस्टर ऑफ अबॉर्शन। जैसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रोगेस्टेरिन हमने यूज़ करी थी
उसी के अल्टरनेटिव के यूज़ पे सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम उसको ऑक्सीटोक्सिन का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, बेसिकली टेक्निक क्या है इसकी, जो भी हमने मेडिसिन की बात करी, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दी थी या सेकंड ट्राइमेस्टर में, दोनों क्या करते हैं, इट कैन एक्ट इफेक्टिवली ऑन द सर्विक्स एंड द यूट्रस, कि जो भी हमारे पास जो भी हमने हार्मोन्स, ये दोनों बेसिकली हार्मोन जाके कहाँ काम करते हैं, जो भी हमारा सर्विक्स पार्ट है और यूट्रस पार्ट। एज ए जेल थ्रो ए कैथेटर इनटू द सर्वाइकल कैनाल एंड द लोअर मोस्ट कैनाल। तो इन दोनों ही मेडिसिन को हम या तो किसी भी कैथेटर पे लगा के और उसको जो हमारा वेजाइनल पार्ट है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर इंजेक्शन इनटू द एमनियोटिक साइट बाय द एमनियोसेंटेसिस, जो स्पेसिफाई इंजेक्शंस होते हैं उससे हम इस मेडिसिन को डाइल्यूट करके डायरेक्टली वो जो एमनियोटिक साइट होता है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड थर्ड ओरल इंजेक्शन, कि या तो हम उसको ओरल दे सकते हैं या फिर जो भी हमने ऊपर 2 मेथड बताए उन वे से किसी भी तरह से जो बेसिकली हमारी हार्मोन टैबलेट है उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, या तो कैनुला पे लगा, कैथेटर पे लगा के हम डायरेक्टली वेजाइना में रख सकते हैं, इसके अलावा उसको इंजेक्शन मेथड से यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा उसको ओरली भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों मेथड क्या करेंगे, इट स्टिमुलेट्स द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द सर्वाइकल डायलेटेशन। दोनों ही कंडीशन क्या करेंगी कि एक तो सर्वाइकल, जो हमारी सर्वाइकल कैनाल है उसको डायलेट करेंगी, और जो भी वहाँ पे हैगर्स कॉन्ट्रैक्शन और या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोड्यूस हो रही होती है नॉर्मली, उनको वो वहाँ पे एनहेंस कर देंगे। ठीक है, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सेस होने की वजह से क्या होगा कि फीटस को वहाँ से प्रेशर क्रिएट होगा, फीटस वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसके अलावा दूसरा काम ये क्या कर रहे हैं कि सर्वाइकल डायलेटेशन का काम कर रही है। तो जैसे ही सर्वाइकल डायलेट होगी और ऊपर से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, तो अंदर जो भी हमारा फीटस डेवलप हुआ है वो वहाँ से एक्सेसिव फोर्स की वजह से वहाँ से एक्सपायर्ड आउट कर जाएगा। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कि किन किन कंडीशंस में हमें मेडिसिनल अबॉर्शन का यूज़ नहीं करना है। दी प्रेगनेंसी बियॉन्ड द 63 डेज ऑफ द गेस्टेशन, कि अगर जो उसकी प्रेगनेंसी है वो 63 डेज से ज़्यादा हो चुकी है तो उस कंडीशन में बेसिकली हमें मेडिसिनल जो अबॉर्शन है उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया, उसको अलग अलग जो वेरियस हमारे पास मेथड्स हैं उनको एग्जामिन किया, और एग्जामिन करने के बाद हमें पता चला कि उसको किसी भी तरह की स्पेसिफाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, तो उस कंडीशन में हमें उसका जो मेडिसिनल अबॉर्शन है उसको अवॉइड करना और बेसिकली सर्जिकल अबॉर्शंस के लिए उसको एडवाइस करना। ठीक, नेक्स्ट एविडेंस ऑफ द एडर्नल डिसफंक्शन, कि जो उसकी एडर्नल ग्लैंड है अगर उसके अंदर जो उसके एडर्नल हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर वो डिसफंक्शन है, तो उस कंडीशन में भी हमें जो हार्मोनल थेरेपी है या मेडिसिनल थेरेपी है उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा हेमोरेजिक डिसऑर्डर्स ट्रीटेड विद द एंटीकोगुलेंट्स, इसके अलावा अगर उसको कोई ऐसी डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में क्लॉट्स बन रहे हैं, हेमोरेजिक डिसऑर्डर्स हैं, तो उस कंडीशंस में हम उसमें एंटीकोगुलेंट्स को उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेयर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज़ अननोन, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम उसकी जो गैस्टेशनल एज है अगर उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें उसके मेडिसिनल अबॉर्शंस को अवॉइड करना है। ठीक है, तो बेसिकली मेडिसिन अबॉर्शन हमें कब करना है, जब उसकी एज 63 डेज से कम हो। ठीक है, और हमें पता है कि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेटेड, जो हमने ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताई, इस तरह की अगर कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस नहीं है तो उस कंडीशन में हमें उसमें मेडिसिनल अबॉर्शन को इंट्रोड्यूस करना है। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मेडिसिन है क्या, हार्मोन्स है, जब भी बॉडी के अंदर अगर हार्मोन्स एक्सेसिव अमाउंट में जाएंगे तो वहाँ जाकर किसी ना किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब भी हम इन चीज़ों को एक्सेसिव अमाउंट में देते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट डाल सकती है, सबसे पहले नोजिया, फीमेल को नोजिया प्रोड्यूस होगा, ओकेजनल वोमिटिंग, कि उसको कभी कभी ओकेजनली वोमिटिंग प्रोड्यूस हो सकती है। इसके अलावा मेलियस प्रोड्यूस होगा, फैटिगनेस प्रोड्यूस होगी, हेड एक, स्किन रैशेज जैसे जो जनरलाइज सिम्टम्स है जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उस तरह के कॉम्प्लिकेशन ही प्रोड्यूस होंगे एक्सेसिव हार्मोन्स की वजह से। साइन एंड सिम्टम्स, कि हम कैसे हमने उसको मेडिसिन दी, चाहे हमने उसको वेजाइना में रखा, चाहे हमने उसको ओरली दी, चाहे इंजेक्शन दी, मेडिसिन उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दी। इंट्रोड्यूस करने के बाद कौन से ऐसे स्पेसिफाइड सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे जिससे हम एग्जामिन कर सकते हैं कि जो उसका अबॉर्शन है वो प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो अबॉर्शन के लिए उसके साइन और सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस होते हैं, ब्लीडिंग विच प्रोग्रेस फ्रॉम लाइट टू हैवी, कि स्टार्टिंग में उसको हल्की हल्की ब्लीडिंग आनी स्टार्ट होगी और जैसे जैसे हार्मोन्स का लेवल उसकी बॉडी में बढ़ता रहेगा, उस हार्मोन्स के रिएक्शन होने की वजह से जो उसकी ब्लीडिंग है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, लाइट टू हैवी। नेक्स्ट सीवियर क्रैम्प्स,
क्योंकि अभी हमने बताया ना कि जो भी मेडिसिन हमने दी वो क्या काम करती है कि सर्वाइकल डायलिटेशन करती है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को एनलार्ज करती है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से उसके अंदर सीवियर क्रैम्प्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और उसी वजह से वहाँ पे एब्डोमिनल पेन प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा फीवर आएगा, बैक पेन होगा और जनरलाइज वीकनेस फीमेल में प्रोड्यूस हो। ये था मेडिसिनल ट्रीटमेंट। इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? नो सर। नेक्स्ट सर्जिकल टेक्निक्स कि अगर जो अभी हमने बात करी कि जैसे 69 डेज या फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर का अर्ली फेज, उस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आ गया और आके हमने उसको मेडिसिन देके उसका जो अबॉर्शन था उसको कंडक्ट किया। लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि जो उसकी गैस्ट्रेशन लेती वो सेकंड ट्राइमेस्टर के लेट में पहुंच गई थी या थर्ड ट्राइमेस्टर तक भी चली गई थी। उसके बाद हमें पता चला कि जो जब हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया और पूरा फीटस डेवलप हो गया, उसके बाद हमें पता चला कि जो फीटस है उसमें किसी भी तरह की एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी या फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटी, जैसे सारे ऑर्गन्स बनने के बाद हमें पता चला कि बहुत सारे केसेज में हमें देखने के लिए मिलता है कि बाय बर्थ बहुत सारे फीटस के हाथ नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है। इसके बाद ऐसी कंडीशन में फीटस सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी देखने के लिए क्या मिलता है कि जब हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो अल्ट्रासाउंड में हमें पता चला कि जो भी उसकी हेड बोन्स थी, फ्रंटल ओसिपिटल, इसका कोई पार्ट मिसिंग है। इसके अलावा जो उसकी चेस्ट केज बननी चाहिए थी, जो उसके हार्ट और लंग्स को सिक्योर करके रखती है, चेस्ट केज की कोई बोन मिसिंग है। इसके अलावा उसकी रेक्टल प्रोलैप्स जैसी कंडीशन है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है। ऐसी अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है जिसके बाद हमें पता है कि अगर हम फीटस को बर्थ के लिए लेके जाते हैं और उसकी डिलीवरी को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बाद जब भी जो फीटस डिलीवर होगा वो बाद में जो उसकी लाइफ है वो डिफॉर्म होने वाली है। तो उस कंडीशन में हम उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट से यूज़ करके उसके अबॉर्शन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो सर्जिकल टेक्निक्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं, डायलिटेशन एंड द क्यूरेट, जो पहले भी पढ़ा था कि इसमें क्या कर रहा है, परफॉर्म फर्स्ट बाय द डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड द इवैक्यूएटिंग द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेप्शन। जब डीएनसी और डीएनई पर पढ़ाया था, जब बताया था कि क्या करते हैं इसमें कि सर्विक्स वाले पार्ट को लेते हैं, सर्विक्स वाले पार्ट को डायलेट करते हैं और डायलेट करने के बाद जो भी उसके अंदर एंडोमेट्रियम में जो भी चीज़ उसके अंदर इम्प्लांट हो गई है उसको क्यूरेट करते हैं और क्यूरेट करने के बाद वैक्यूम को लेके वहाँ से जो भी उस हमने जिस पार्ट को काट के अलग किया है उसको इवैक्यूएट करके वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। सेकेंड, मैकेनिकली स्क्रैपिंग आउट ऑफ द कंटेंट्स बाय द शार्प क्यूरेट। शार्प क्यूरेटर का यूज़ करते हुए जो भी वहाँ पे एंडोमेट्रियम में या डेसिडुआ में जो भी इम्प्लांटेशन हुई है उसको वहाँ से मैकेनिकल मेथड से स्क्रैप आउट करके वहाँ से बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, वैक्यूम एस्पिरेशन। ठीक है, जो अभी ऊपर बताया कि सबसे पहले सर्वाइकल को डायलिटेशन करना है और उसके बाद वैक्यूम का यूज़ करते हुए जो भी वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ उसको वहाँ से इवैक्यूएट करना। और लास्ट बोथ कि उसमें सर्वाइकल डायलिटेशन वाली प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं, मैकेनिकल स्क्रैपिंग आउट को भी फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा जो वैक्यूम एस्पिरेशन है उस पूरी प्रोसेस को वहाँ पे फॉलो किया जाता है। ठीक है। बिफोर 14 वीक डीएनसी और द वैक्यूम एस्पिरेशन शुड बी परफॉर्म। कि अगर कोई हमारे पास फीमेल आई है और उसकी जो गैस्ट्रेशन लीक है वो 14 वीक से कम है, ठीक है, अगर उसकी गैस्ट्रेशन लीक 14 वीक से कम है तो उसमें हम या तो डीएनसी या फिर वैक्यूम एस्पिरेशन उसकी कंडीशन को देखते हुए कोई भी प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसको अबॉर्शन को प्रोड्यूस किया जाता है। आफ्टर द 16th वीक डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन इज परफॉर्म बाय वाइड सर्वाइकल डायलिटेशन एंड द मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन एंड द इवैक्यूएशन ऑफ द फीटल पॉइंट। ठीक है, बहुत सारे अभी अगर देखा भी हो तो ज़्यादातर तुम लोग सोशल साइट्स पे हो, उस पर बहुत सारी एड्स में ये चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। ठीक है, कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम अबॉर्शन की बात करें तो एक छोटा सा फीटस डेवलप हुआ, जब तक वो उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई हमने उसको बेसिकली वो एक सैक के अंदर है, हमने उसको क्यूरेट करा, क्यूरेट करके उसको सक्शन करके उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये जनरलाइज ट्रीटमेंट। लेकिन जब बाद की स्टेज में क्या होता है, जब फीटस पूरी तरह डेवलप हो गया, ठीक है, फीटस पूरी तरह डेवलप हो गया, उसके ऑर्गन डेवलप हो गए, उसकी बोन्स डेवलप हो गई, उस कंडीशन में अगर उसको पूरा एक्सपेल्ड आउट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि हम पूरा उसको वहाँ से एक्सपेल्ड आउट नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि अगर उसकी प्रेगनेंसी 16 वीक से ज़्यादा हो गई है तो एक तो हमें जो हमारी सर्वाइकल कैनाल है उसको बहुत ज़्यादा वाइड डायलेट करना पड़ता है, क्योंकि अब मान लो नॉर्मल फीटस ही है
नॉर्मल फीटस के अगर हम उसके एक खाली हाथ को भी अगर वहाँ से एक्सपेल्ड आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो डेवलप तो हो चुका है ना, अब उस चीज़ को निकालने के लिए उतना बड़ा स्पेस भी चाहिए। तो उस कंडीशन को देखते हुए एक तो सर्विक्स को बहुत ज़्यादा डायलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी फीटस अंदर डेवलप हुआ उसको अलग अलग मैकेनिकल मेथड से या फिर जो भी हमारे पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको वहाँ से वैक्यूम से इवैक्यूएट किया जाएगा। ठीक है, ये है नॉर्मल कंडीशन कि हमने उसकी सर्विक्स को लिया, स्पेकुलम को इंट्रोड्यूस किया, स्पेकुलम को इंट्रोड्यूस करने के लिए हैगर डायलेटर लेके उसकी सर्विक्स को डायलेट किया और अंदर जो भी फीटस डेवलप हुआ था उसको क्यूरेट करके वहाँ से उसको वैक्यूम दे के उसको इवैक्यूएट करके बाहर निकाल दिया। ठीक है, लेकिन ये दूसरी कंडीशन बताई थी कि इसमें क्या करना है कि हमने उसको ओपन किया था, ओपन करने के बाद जो हमारा शार्प क्यूरेटर है, शार्प क्यूरेटर को उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस करने के बाद जितना भी एरिया था उसको वहाँ से क्यूरेट किया और उसके बाद उसको इवैक्यूएट करके साफ किया। इसके अलावा एक कंडीशन हो रहा है, जैसा अभी हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड की बात कर रहे थे, इंस्ट्रूमेंटल मेथड में एक कंडीशन हो रहा है मेंसुरल एस्पिरेशन। ठीक है, द एस्पिरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल कैविटी यूजिंग ए फ्लेक्सिबल कैनुला और ए सिरिंज विद इन 1 to 3 वीक आफ्टर द फेलियर ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। कि कोई भी फीमेल है अगर वो अर्ली स्टेज में है कि जस्ट उसके मेंसेस अभी मिस हुए हैं और मिस होने के अगर वो 1 से 3 सप्ताह, यानी कि अगर हम गैस्टेशनल एज की बात करें तो जब तक उसकी गैस्टेशनल एज 4 to 5 वीक्स होती है। ठीक है, अगर उसकी गैस्टेशनल एज 4 to 5 वीक तक है तो उस कंडीशन में हम दूसरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज़ कर सकते हैं, मेंसुरल एस्पिरेशन। ठीक है, पहला तो हमने डीएनसी करा कि उसको डायलेट करा और इवैक्यूएट करके बाहर निकाला। दूसरे में हम यूज़ कर सकते हैं मेंसुरल एस्पिरेशन। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जो भी हमें आया, फीमेल आई, फीमेल के आने के बाद हमने उसको डायग्नोस किया और डायग्नोस करने के बाद हमें पता चला कि उसके अंदर जो फीटस है वो डेवलप हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमें उसके अंदर कैनुला और सिरिंज को इंट्रोड्यूस करके जो भी फीटस या गैस्ट्रेशनल सैक जस्ट डेवलप हुआ, ठीक है, वो इतना बड़ा नहीं है कि उसमें किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस हो या बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट। जब वो 6 to 7 mm का एक छोटा सा गैस्ट्रेशनल सैक होता है तो हम सिंपली उसमें कैनुला और सिरिंज को इंट्रोड्यूस करके उसको वहाँ से सक्शन करके उसको वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, सेवरल पॉइंट एट द अर्ली स्टेज ऑफ द गैस्ट्रेशन। लेकिन जब भी हम इस तरह की मेंसुरल एस्पिरेशन प्रोसीजर को कंडक्ट करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस हैपनिंग होने के चांसेस होते हैं। वो क्या क्या हो सकती हैं, वोमेन नॉट बीइंग प्रेग्नेंट, कि हमने उसको एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद उसने बताया कि उसको मेंसेस मिस हो गए। ठीक है, एग्जामिन किया, अल्ट्रासाउंड में हमें कोई प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं दिखाई दी, हमने उसके वेजाइनल अल्ट्रास्कोपी भी करके देख ली लेकिन उसमें भी हमें गैस्ट्रेशनल सैक नहीं, लेकिन कुछ हल्का फुल्का कोई स्पॉट दिखाई दिया और हमने उसको एक्सेस किया कि वो गैस्ट्रेशनल सैक प्रोड्यूस हो रहा है या उसकी प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में भी उसमें अगर फीमेल नॉट प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में भी इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा इम्प्लांटेड जाइगोट मे बी मिस्ड बाय द क्यूरेट, लेकिन इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस क्या है कि जब भी हम उसको वहाँ से कैनुला या सिरिंज से उसको क्यूरेट करते हैं तो उसमें जो इम्प्लांटेड जाइगोट है वो वहाँ पे मिस कर सकता है, क्योंकि जब तक ना उसकी इम्प्लांटेशन हुई होती है और ना वहाँ पे प्रॉपरली कोई गैस्ट्रेशनल सैक जैसी कंडीशंस प्रोवाइड हुई। फेलियर टू रिकॉग्नाइज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसके अलावा किसी भी तरह की जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको रिकॉग्नाइज करने में फेलियर हो सकता है। एंड इनफ्रीक्वेंट ए यूट्रस कैन बी परफोरेटेड, और अगर हम इस प्रोसेस को फोर्सफुली प्रोड्यूस करें तो उसकी वजह से यूट्रस परफोरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो एक तो हम डीएनसी कर सकते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट में, मेंसुरल एस्पिरेशन कर सकते हैं, इसके अलावा जो और क्या कर सकते हैं, लेप्रोटोमी एंड द एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी और द हिस्टेक्टोमी, कि या तो थ्रू वेजाइना हम हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं या फिर अगर फीटस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया और वो 3rd ट्राइमेस्टर में चला गया तो उस कंडीशन में उसकी एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लेप्रोटोमी कंडक्ट करके उसके जो अबॉर्शन है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो लेप्रोटोमी और हिस्टेक्टोमी हमें किस कंडीशन में करनी है, सिग्निफिकेंट यूट्राइन डिजीज़ की, जब अगर हमने उसको एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद हमें पता चला कि उसके यूट्रस में किसी भी तरह के फाइब्रोइड कार्सिनोमा या पॉलिप जैसी या फिर यूट्रस से रिलेटेड कोई भी अलग अलग कंडीशंस उसमें डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस है, तो उस कंडीशंस को रिमूव करने के लिए हमें लेप्रोटोमी या फिर एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके अलावा फेलियर ऑफ द मेडिकल इंडक्शन ड्यूरिंग द 2nd ट्राइमेस्टर, और अभी जैसे हमने बात करी कि 2nd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जब भी हम उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की एक्सेसिव डोज देके वहाँ से उसको एक्सपेल आउट करते हैं, लेकिन अगर एक्सेसिव ऑक्सीटोसिन या
प्रोगेस्टिन हार्मोन देने के बाद भी अगर वो वहाँ से जो फीटस है उसको एक्सपेल्ड आउट नहीं करती है, अगर अबॉर्शन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमें उसको बाद में जो उसके अबॉर्शन है उसको कंटिन्यू करने के लिए उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर लेप्रोटोमी और एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलो ठीक है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली हम 3 यूज़ करते हैं, मेंस्ट्रुअल एस्पिरेशन, DNC एंड द लेप्रोटोमी एंड द हिस्टेक्टोमी। पोस्ट ऑपरेटिव केयर अबॉर्शन केयर का है कि हमने उसका पूरा या तो उसको मेडिसिन देके या फिर किसी भी तरह से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे भी हमने उसका जो अबॉर्शन था उसको कंटिन्यू किया। अबॉर्शन करने के बाद अगर जो भी हमारी फीमेल है उसकी हमें किस तरह से केयर करनी है, तो सबसे पहले ऑब्जर्व फॉर द वेजाइनल ब्लीडिंग एंड द क्रैम्पिंग पेन, कि चाहे तो हमने उसको कोई भी हार्मोन्स दिया था या सर्जिकल प्रोसीजर को फॉलो किया था, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या करना है कि उसकी जो भी वेजाइनल ब्लीडिंग प्रोड्यूस हो रही है या उसके अंदर जो क्रैम्पिंग पेन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको एग्जामिन करना है। इसके अलावा सेव एक्सपेल टिश्यू एंड लोड फॉर द एग्जामिनेशन। इसके अलावा हमने वहाँ से जो भी फीटस वाला पार्ट है, जो भी गैस्ट्रेसल सैक है, जो भी उसकी एमनियोटिक कैविटी है, जो भी वहाँ से हमने उसको एबॉर्शन के दौरान वहाँ से बाहर निकाला, उस पूरे पोर्शन और जो भी हमारे एक्सपेल टिश्यू है उसको एग्जामिनेशन के लिए स्टोर करके रखना है, ताकि फ्यूचर में जो भी हम अपनी मेडिकल लीगल रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके अंदर उसको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मॉनिटर वाइटल साइंस फॉर एवरी 5 मिनट अप टू द 4 आवर्स अकॉर्डिंग टू द मैटरनल स्टेज। इसके अलावा जो भी फीमेल का मैंने अबॉर्शन किया उसकी स्टार्टिंग के 4 घंटे तक हर 5 मिनट के बाद जो भी उसके वाइटल साइंस है उसको एग्जामिन करना है, क्योंकि एक्सेसिव हार्मोन्स देने की वजह से उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस होने के चांसेस हमेशा होने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेंटेन वुमेन्स ऑन द बेड रेस्ट। इसके अलावा जो भी फीमेल है उसको कंप्लीट बेड रेस्ट देना है। ऑब्जर्व द शाइन ऑफ शॉक एंड इंस्टीट्यूट ट्रीटमेंट मेजर्स। इसके अलावा हमें देखना है कि कई बार जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं उसको एक्सेसिव एनेस्थीसिया देने की वजह से, या मेडिसिन अबॉर्शन की बात करते हैं उसको एक्सेसिव ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स देने की वजह से पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा सकता है। इसलिए उस शॉक जैसे साइन और सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन करनी है और शॉक को सबसाइड करने के लिए उसके प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट का यूज़ करना है। नेक्स्ट, प्रिपेयर फॉर द डायलिटेशन ऑफ प्यूरेट इफ़ अप्रोप्रिएट। इसके अलावा अगर हमें लगे कि वहाँ पे किसी भी तरह की अगर कॉम्प्लिकेशन या प्रोड्यूस हो रही है या उसमें किसी भी तरह की अभी भी जो ब्लीडिंग है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो हमने उसको एग्जामिन करने के लिए कि अंदर किसी भी तरह का कोई क्लोट तो नहीं रह गया, उसके लिए हमें दोबारा डायलिटेशन और क्यूरेट को प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा एक्सेस साइन ऑफ द इन्फेक्शन के साइंस को एग्जामिन करना है। हैंडल एवरी आर्टिकल इन द स्टरलाइज मैनर, और जो भी हमें वहाँ प्रोसीजर कंडक्ट करना है उसको हमेशा स्टरलाइज कंडीशन में प्रोड्यूस करना है। एंड प्रोवाइड सपोर्ट बट अवॉइड फॉल्स एश्योरेंस। इसके अलावा हमें पेशेंट को हमेशा सपोर्ट करना है कि जो भी हुआ है वो ठीक है, लेकिन किसी भी तरह की फॉल्स इंश्योरेंस नहीं देनी कि अगर वहाँ पे उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग प्रोड्यूस होने लगी है, उसको एक्सेसिव क्रैम्पिंग आने लगी है, तो हम उसको सिर्फ मेंटल वेलबिंग देते रहें कि हाँ जो भी हुआ है वो ठीक है। अगर हमें लगे कि वहाँ पे किसी भी तरह की अगर कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस हो गई तो हमें उसका एज सून एज पॉसिबल जो भी कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस हुई हैं उसको ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड जो हमारा आता है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमें जो भी प्रेगनेंसी डेवलप हुई है उसको मेडिकली टर्मिनेट करना पड़े, ठीक है, कि फीमेल की हमें कंडीशंस को देखते हुए अगर हमें उसके अबॉर्शन को मेडिकली टर्मिनेट करना पड़े तो उसके लिए 1971 में एक एक्ट बना था, डैट इज नोन एज द MTP एक्ट 1971, एंड इट इज़ अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। द MTP इज ए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंड्यूस अबॉर्शन। और बेसिकली ये किसका पार्ट है जो भी अब तक हमने पढ़ा, इसके अंदर जो भी अगर हम जब इसकी गाइडलाइंस पढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि जो भी हमें इंड्यूस अबॉर्शन कंडक्ट करना है वो किस कंडीशन में प्रोड्यूस करना है। इट इज़ अ मेडिकल वे टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी, कि अगर कोई फीमेल है अगर वो अनवांटेड प्रेगनेंसी, चाहे वो रेप जैसी कंडीशन है या फिर अनमैरिड जैसी फीमेल है, अगर उन कंडीशन में अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी उनके अंदर प्रोड्यूस हो गई है तो उसको रिमूव करने के लिए हमें मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का यूज़ करना पड़ता है। द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय द रिमूवल और एक्सपल्जन ऑफ द एम्ब्रियो और फीटस फ्रॉम द यूट्रस। इसे बेसिकली हमें क्या करना है कि जो भी फीटस हमारे अंदर उसके एम्ब्रियो डेवलप हुआ है यूट्रस के अंदर, उसको वहाँ से किसी भी मेडिकल मेथड से या फिर सर्जिकल मेथड से जो भी वहाँ पे एम्ब्रियो या फीटस डेवलप हुआ है उसको वहाँ से एक्सपेल आउट करके बाहर।
ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर एमटीपी कि कौन ऐसे डॉक्टर है या कौन सा ऐसा स्टाफ है जो सिर्फ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, असिस्ट 25 केसेज ऑफ द एमटीपी इन द अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर 25 से ज़्यादा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के केसेस को असिस्ट किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट 6 मंथ हाउसमैनशिप या इंटर्नशिप इन द ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट, और इसके अलावा जिसने 6 महीने की ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रखी हो। पीजी क्वालिफिकेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक, या फिर किसी ने एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स में कर रखी हो पीजी क्वालिफिकेशन, या फिर इसके अलावा 3 ईयर प्रैक्टिस ऑफ इन द ऑब्स्टेट्रिक, या फिर कोई जो डॉक्टर है उसकी जो ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट है उसमें उसकी 3 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो या तो उसका एक्सपीरियंस 25 एमटीपी से ज़्यादा का हो, या फिर 6 महीने से ज़्यादा स्पेसिफाई ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रखी हो, या फिर वो उसमें पीजी स्कॉलर हो, या फिर ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट में उसमें 3 साल से ज़्यादा अगर उसे प्रैक्टिस कर रखी हो। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसने ये सारे इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को अगर पूरा किया हुआ है तो वो एमटीपी को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक, इसके अलावा एमटीपी को प्रोड्यूस होता है द प्लेस फॉर द एमटीपी, द प्लेस एस्टेब्लिश एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली ऐसे जैसे रेप केसेज होते हैं तो रेप केसेज जनरली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें उसको एडमिट किया जाता है और वहाँ पे एमटीपी को कंडक्ट किया जाता है। तो एमटीपी को कंडक्ट करने के लिए बेसिकली जो भी गवर्नमेंट ने अपने जो स्पेसिफाई सेंटर्स जैसे पीएससी या हॉस्पिटल्स बनाए हैं बेसिकली उसमें हम एमटीपी को कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कैन परफॉर्म, दे ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है अगर वो भी एमटीपी जैसी कंडीशंस को अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं या मेडिकल टर्मिनेशन अगर करना चाहते हैं किसी भी फीमेल की, तो उसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट सीएमओ से रिटर्न परमिशन लेके भी एमटीपी को कंडक्ट कर सकते हैं। इंडिकेशन फॉर एमटीपी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमें किस किस कंडीशन में प्रोड्यूस करनी है। द रिस्क ऑफ इंजरी टू द मेंटल एंड द फिजिकल हेल्थ ऑफ द वोमेन, कि जो भी हमारे पास अगर फीमेल आई है अगर उसको किसी भी तरह की अगर मेंटल या फिजिकल हेल्थ की अगर इशू है तो उस कंडीशन में हम एमटीपी को कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एबनॉर्मलिटी ऑफ फीटस, अगर फीटस में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी है तो उसमें एमटीपी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रेगनेंसी कोज बाय द रेप, जो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं कि अगर कोई फीमेल है अगर उसका रेप हुआ है और उस कंडीशन में अगर उसको प्रेगनेंसी डेवलप हो गई है तो उस कंडीशन में हमें एमटीपी को प्रोड्यूस करना है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स, कि कोई हमारे पास पेशेंट आया उसने हमसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओरल या जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनको छोड़ के जो भी हमारे मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं जैसे कोपर्टी होता है, आईयूसीडी होते हैं, अगर जिस तरह के जो भी हमारे मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमने इंट्रोड्यूस किए अगर उनमें किसी भी तरह की फेलियर प्रोड्यूस हो गई तो उस कंडीशन में भी हमें एमटीपी को कंडक्ट करना है। ठीक है, तो मेथड ऑफ द टर्मिनेशन जो अभी हम पहले पढ़ चुके सेम वही चीज़ है कि जब भी उसमें अगर किसी भी तरह की प्रेगनेंसी अगर कंडक्ट हो गई तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वही सेम मेडिसिन है, 3 मेडिसिन जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, मेफिस्टोन और बेजाप्रोस्ट्रोल, मैथेक्सोट और बेजाप्रोस्ट्रोल, या फिर टैमोक्सीफेम और मोजाप्रोस्ट्रोल मेडिसिन का हम उसमें यूज़ करके उसको वहाँ से फीटस को एक्सपेड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर जो अभी पढ़े थे वैक्यूम एस्पिरेशन, सक्शन के या फिर डायलिटेशन एंड क्यूरेट मेथड का यूज़ करके उसको वहाँ से एक्सपेड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी पहुँच गई है तो मेडिसिन में हम उसको मीजोप्रोस्टोल और कार्बोप्रोस्टोल टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में हम उसमें डीएनसी और हिस्टेक्टोमी कंडक्ट करके उसको वहाँ से एमटीपी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? डीएनसी क्या है? क्या डीएनसी क्या है सर? डायलेटेशन एट द क्यूरेट, डीएनसी प्रोसेस पहले पढ़ाया था, डायलेटेशन एट द क्यूरेट कि सर्वाइकल कैनाल को डायलेट करना, इसके बाद यूट्रस में जो भी चीज़ वहाँ पे है उसको शार्प क्यूरेटर लेके वहाँ से उसको क्यूरेट करके बाहर निकालना। ठीक है, बेसिकली क्यूरेट का मतलब होता है खुरचना, कि जो भी चीज़ एंडोमेट्रियम या जो भी चीज़ वहाँ पे चिपकी हुई है उसको वहाँ से खुरचना, खुरचने के बाद जब वो अलग हो जाती है उसके बाद वैक्यूम का यूज़ करते हुए उसको वहाँ से इवैक्यूएट करना। अगर वेएबल प्रेगनेंसी है तो फिर क्या करेंगे? क्या वायबल प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उस टाइम क्या करेंगे सर? अगर उसको प्रेगनेंसी हो चुकी है तो बताया ना कि उसकी कंडीशंस को एग्जामिन करेंगे, और कंडीशंस के एग्जामिन करने के बाद जो वायबल हो चुकी है
अगर वायबल हो चुकी है तो वायबिलिटी आ चुकी है फीटस में, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जनरली अगर उसमें बताया ना कि उस कंडीशन में हम उसमें बेसिकली अबॉर्शन को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, अगर वो लाइफ सेविंग कंडीशन में पहुंच चुका है, अगर 7 मंथ से ज़्यादा की प्रेगनेंसी अगर उसकी हो चुकी है, तो उस कंडीशन में हम उसमें अबॉर्शन को अवॉइड किया जाए। ठीक है, अबॉर्शन हमेशा जब भी किया जाता है जब तक उसकी लाइफ सेविंग कंडीशंस ना हो। ओके सर। और कुछ और सर कोई एमटीपी सर्जिकल प्रोसेस है क्या? चीज़? एमटीपी एंटी सर्जिकल प्रोसेस है या लेप्रोस्कोपिक है या फिर हम वेजाइना के थ्रू कर? कौन सा दोबारा बोलो, आवाज़ थोड़ी ब्लर कर लो। एमटीपी सर, एमटीपी एनटीपी एनटीपी दोनों तरह के प्रोसेस हैं। अगर हम मेडिकल, एमटीपी हाँ तो एमटीपी की हम बात करें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बेसिकली दोनों तरह के हैं। कि अगर फीमेल, अभी जैसे इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि अगर फीमेल हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई है तो हम उसमें मेडिसिन इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी कंडीशन ऐसी है तो उसके लिए हम उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये ना मेडिसिन है ना सर्जिकल है। एमटीपी बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम उसकी जो प्रेगनेंसी है उसको मेडिकली टर्मिनेट करते हैं। क्योंकि जब अगर याद हो, जब हमने अबॉर्शन शुरू करा था तो इंड्यूस अबॉर्शन दो तरह का बताया था, लीगल एंड द इलीगल। तो जितने भी लीगल केसेस होते हैं वो सारे एमटीपी के अंदर आते हैं, और जितने भी इलीगल केसेस हैं वो अभी जो पहले पढ़ा है कि हम उसमें मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें डीएनसी जैसी कंडीशंस का भी यूज़ कर सकते हैं, वो सारे इलीगल प्रोसेस है। रिवाइबिलिटी ऑफ फीटस चेक कैसे करते हैं? वीक के अकॉर्डिंग? बेसिकली या तो जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट साइन है वो है उसकी गैस्ट्रेशनल एज। अगर उसकी गैस्ट्रेशनल एज 40 वीक से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो 40 वीक को उसको एग्जामिन करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि जब भी उसके जितने भी वाइटल्स है ऑर्गन्स हैं, अगर वो सारे वाइटल्स ऑर्गन नॉर्मल डेवलप हो चुके हैं और नॉर्मली अपना फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मानते हैं कि वो वायलेबल है। वो अगर 20 वीक से या फिर 27-28 वीक से पहले ही हो चुके हो नॉर्मल डेवलपमेंट? नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है लेकिन उनकी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट की डेवलपमेंट 3rd मंथ में ही हो जाती है फीटस की, लेकिन जितने भी उसके जो वाइटल्स है, जो उसके रेस्पिरेटरी है, जो उसके लंग्स हैं, वो सारे डेवलप होने के लिए लगभग उसको 6 मंथ की प्रेगनेंसी होती है। उसकी जो इतनी भी फिजियोलॉजिकल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो लगभग 6 मंथ के बाद स्टार्ट होती है। ओके सर। और कुछ किसी का?